हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि कैसे LGO लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स बनते हैं, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे LGO सिमेट्री ऑफ A1G। It produces the LGO symmetry A1G, and the s atomic orbital of metal atom also has the same symmetry A1G। atomic orbital metal का भी सेम ही सिमेट्री है A1G। on the other hand, wave function are written with opposite sign subtraction and ungeared LGO symmetry A2U is produced. This LGO has the same symmetry as p atomic orbital। तो ये डायग्राम से समझ में आएगा। तो LGO क्या होते हैं, कल कर रहा था लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। जैसे फेरोसिन में तो दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होंगे और दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे और बनाएंगे LGO। ये CP1, ये CP2, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं तो स्टेबल बनेंगे, एडिशन करेंगे तो ये LGO इस तरह से बनेंगे। क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव साइन नीचे आ गया, ये इसका पॉजिटिव साइन ऊपर चल गया, पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेंगे, और नेगेटिव साइन वाला साइकिल ऊपर चल गया LGO। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसको बोलेंगे A1G अरेंजमेंट, A1G LGO लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो ऐसी सब्सट्रैक्शन होगी। सब्सट्रैक्शन में क्या डायग्राम बनेगा, ये नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, पॉजिटिव वाला नीचे आएगा, तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव रिंग के ऊपर, ये पॉजिटिव रिंग के नीचे, और बन जाएगा प्लस एंड माइनस सर्कल। तो ये बनेगा A2U। ठीक है जी। तो इस तरह से जो दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है फेरोसिन में इंटरेक्ट करेंगे और LGOs बनाएंगे। सिमिलरली ये तो एक LGO बना है, और भी LGO बनाएंगे। LGOs E1G, E1U, E2G, E2U can be constructed by addition and subtraction of wave function of higher energy pi MOs of two cyclopentadiene rings. ठीक है, the LGOs of the two cyclopentadiene ring and atomic orbital of the iron atom with the matching symmetry of ferrocene is given below। बाकी जो दिए हुए हैं, जिस तरह से ये बना है, बाकी कैसे बनते हैं ये दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है ये देखते हैं। जैसे ये, उसके बाद ये नीचे से शुरू करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया, सॉरी, फर्स्ट वाला हमने देख ही लिया। ये A1G बना है, प्लस वाला, माइनस प्लस वाला A2U बना है, अभी हमने देखा ये। ठीक है, ऐसे ही अब ये जो A1G और A2U, इसकी सिमेट्री किसके बराबर है, 4PZ। ये 4PZ, और इसकी सिमेट्री नीचे वाले की 4S और DZ²। किसके पास, जो मेटल के पास। ये तो लिगेंड के पास है, लिगेंड LGO लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये मेटल के पास हैं, जो 4S और 3DZ², तो और 4PZ। तो ये सारे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसके साथ। ठीक है, और LGO कौन सा बनेगा, और LGO बनेगा E1
ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से इसके E1U साइन बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और E1G के साइन बनेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इनके लिए जो सिमेट्रीज मेटल की होंगी वो P4Px 4Py, और इनके लिए 3DXZ एंड 3DYZ बनेंगी। इसी ऐसे ही नेक्स्ट E2 के साथ ये E2G और E2U, ये साइन देख लेने हैं बस, ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस तरह से साइन देख लेने हैं। और इनके साथ जो ज्वाइन करेंगे मेटल के लिगेंड वो हैं आयरन के लिगेंड, आयरन के ऑर्बिटल वो हैं 3DXY एंड 3DX² माइनस Y²। On the basis of the symmetry consideration, we can decide what MOs are possible। तो इस तरह से MOs कौन से पॉसिबल हैं सिमेट्री देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। बट द नॉलेज ऑफ रिलेटिव एनर्जी एंड ओवरलैप इंटीग्रल इज, रिलेटिव एनर्जी का पता होना चाहिए, ओवरलैप इंटीग्रल्स का पता होना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द नेचर ऑफ रिजल्टिंग एनर्जी लेवल्स। तो ये प्रैक्टिकली पता लगाते हैं, इसको थ्योरेटिकली तो हमें याद रखने पड़ेंगे ये कि कैसे कैसे एनर्जी लेवल्स बने हैं, पर ये प्रैक्टिकली पता लगाया जाते हैं। एंड देयर इज़ स्टिल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग सेवरल वैल्यूज़, तो अभी भी वैल्यूज़ को कोई इतना पता नहीं है। बट द एनर्जी लेवल डायग्राम इज़ शोन इन फिगर फॉर टिपिकल फेरोसिन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है। The A1G LU of CP ring is very low energy, has very low energy. A1G ligand group orbital of CP ring has very low energy. A1G LGO जो हैं CP rings की एनर्जी A1U सबसे नीचे आएंगे, वेरी लो एनर्जी, इट इज़ वेरी स्टेबल relative to the atomic orbital of आयरन एटम, आयरन एटम के हिसाब से वो सबसे बहुत स्टेबल हैं। हैंस इट इंटरेक्ट्स वेरी लिटल, इसलिए वो इंट्रैक्शन बहुत कम करते हैं। सिमिलरली E2G LGO है वेरी हाई एनर्जी, इसलिए E2G LGO जो है इस ऐसी बहुत हाई एनर्जी है, दे इंटरेक्ट वेरी लिटल। तो A1G LGO जो हैं लो एनर्जी हैं इसलिए कम इंटरेक्ट करते हैं, E2G LGO हैं वेरी हाई एनर्जी हैं इसलिए इंटरेक्ट कम करते हैं। देयरफॉर A1G बॉन्डिंग एंड E2G एंटी बॉन्डिंग आर एसेंशियली लोकलाइज्ड ऑन CP रिंग, इसलिए ये CP रिंग पे ही होते हैं ज़्यादातर ये बॉन्डिंग। A1G और E2G एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, these are essentially localized on CP rings, however there is some stabilization from mixing E2U. LGOs have no corresponding atomic orbital of same symmetry on Fe atom, इसलिए Fe atom some stabilization from mixing E2U LGO have no corresponding atomic orbital on Fe। तो ये E2U के कोई corresponding atomic orbital Fe के पास नहीं होता, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे। E2U आगे देखेंगे हम, E2U डायग्राम में E2U LGO remain non bonding। The 4p atomic orbital of symmetry, जो 4p atomic orbital है सिमेट्री A1U A2U on Fe atom have very high energy, तो ये बहुत हाई एनर्जी के होते हैं। Therefore they, इसलिए वे क्या करेंगे 4p atomic orbital A1U
E1U and A2U Fe have high energy, ठीक है। 4p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है सिमेट्री E1U और A2U ऑन Fe है वेरी हाई एनर्जी, देयरफॉर इसलिए दे कंट्रीब्यूट ओनली लिटिल टू बॉन्डिंग, इसलिए वो बॉन्डिंग के पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अभी जितना पड़ा है वो देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये जैसे आपको फर्स्ट ईयर में डायग्राम कराया था, ये एलजीओज का डायग्राम है। एलजीओज एक तरफ एलजीओ रख दिए हैं, एलजीओ मतलब दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, इधर Fe है, इधर एलजीओज हैं। एलजीओज की सिमेट्री A1G A2U, जैसे मैं बताया था A1G A2U बहुत लो एनर्जी में, इसलिए वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। और ऊपर वाले ये 4p, जैसे अभी बताया था 4p के बारे में, इसलिए ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करते ज़्यादा ऊपर वाले, और ये भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। E2U नॉन बॉन्डिंग ही रहता है, क्योंकि इसके आयरन के पास ऐसी सिमेट्री वाले कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। 4p की सिमेट्री के वाले जो है वो हैं, लेकिन वो हाई एनर्जी में E2G एनर्जी। सो E2U और E2U जो है हायर एनर्जी है और इतने उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से करते हैं, ये वाला E1G E1U, ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और इसमें 3D E1G E1U, ठीक है, E1G सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस तरह से ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में याद किया था। तो ये फेरस का सेंटर वाला मॉलिक्यूल है जो फेरस है, फेरस के एनर्जी डायग्राम ऐसे होंगे A1G A2U, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। A1G E1G E1U E2G A1G E1G स्टार E2U, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पेपर में आ जाता है अक्सर, ये पूछा जाता है कि पेपर में बताओ डायग्राम। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोसीन का इंपॉर्टेंट है, तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। द ओनली वेल मैच्ड ऑर्बिटल्स, तो इसमें से ओनली वेल मैच्ड ऑर्बिटल आर E1G LGOs एंड कॉरस्पॉन्डिंग 3D XZ and 3GYZ atomic orbital of iron having same symmetry। तो वेल मैच्ड ऑर्बिटल E1G LGO and corresponding 3DX 3DY atomic orbital of iron have same symmetry। तो सिर्फ E1G LGOs और DXZ DYZ having the same symmetry, तो ये वाले DXZ, तो ये मैंने कहा था E1G सबसे अच्छी बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ 3D के साथ। तो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इनकी होती है। द ओवरलैपिंग दीज ऑर्बिटल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बन जाते हैं इससे। द बॉन्ड्स आर सपोज टू बी सप्लाई मोस्ट ऑफ द स्टेबलाइजेशन एनर्जी होल्ड द फेरोसिन मॉलिक्यूल टुगेदर। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है E1G और 3DX 3DYZ में, जो 3D E1G LGO का इसके साथ 3DX और 3DYZ का, तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो स्टेबलाइजेशन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ द आयरन एटम इन फेरोसिन मॉलिक्यूल कैन बी डन इन 2 वेज। तो 2 तरह से काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जा सकती है फेरोसिन के हिसाब से, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक में 35H5 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें 35H5 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें कोवलेंट में हम आयन नहीं लगा सकते। आयनिक में F2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसमें Fe जो है 8 इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें C5H5 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें C5H5 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं
जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी पास कर रहा है ये। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल चल रहा है। तो बोथ द मेटल लीड टू द सेम कंक्लूजन। तो सेम कंक्लूजन पे आते हैं। बोथ द मेटल देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल ऑफ द आयरन इन द फेरोसिन। फेरोसिन में 18 इलेक्ट्रॉन। बट इन द व्यू ऑफ एरोमेटिक करेक्टर ऑफ सीपी रिंग ऑफ फेरोसिन, आयनिक मॉडल अपीयर टू बी मोर कन्विंसिंग। बट एरोमेटिक करेक्टर को देखते हुए ऐसा लगता है कि फेरोसिन आयनिक मॉडल ज़्यादा कन्विंसिंग है। 18 electron filled with the 9 bonding and non-bonding MO of ferrocene is shown in MO diagram. The electronic configuration of some metals are given below. E2G ठीक है। तो ये फेरोसिन का सबसे पहले देख रहे थे। फेरोसिन में ये है E2G में 4 इलेक्ट्रॉन, A1G में 2 इलेक्ट्रॉन, E1G खाली। तो इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल है ये। बाकियों को देख लेते हैं। Cp2V वेनेडियम, इसको बोलेंगे वेनेडोसिन 111। D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्रोमोसिन D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 4 इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज 5 1 2 3 4 5। कोबाल्टोसिन 7 1 2 3 4 5 6 7। निकलेन 8 D8 इलेक्ट्रॉन होती है। निक्लोसिन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इट इज़ ऑब्वियस फेरोसिन इज़ डायोमैग्नेटिक। सिर्फ फेरोसिन को छोड़ के बाकी कोई डायोमैग्नेटिक नहीं है। तो फेरोसिन डायोमैग्नेटिक, अदर आर पैरामैग्नेटिक। तो बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक के पास है। तो फेरोसिन इज स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो फेरोसिन क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बट अदर मेटल्सिन डू नॉट कन्फर्म 18 इलेक्ट्रॉन, बट येट दे आर स्टेबल। फिर भी वो स्टेबल है। जैसे Cp2V, Cp2Cr, Cp2Mn, these have 3 to 1 electron short from 18 electron. Similarly, Cp2Co, Cp2Ni, these have 1-2 electron more than 18 electron. This is due to the fact 18 electron is applicable strictly in complexes जहाँ पे where strongly stabilized MO are filled, where strongly stabilized MO fill किया जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल वहाँ पे चलता है। लेकिन इन फेरोसिन द होमोज, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है E2G एंड A1G स्टार आर स्लाइटली बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो ये स्लाइटली, सिर्फ थोड़े, स्लाइटली एंड बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, थोड़े, स्लाइटली बॉन्डिंग, स्लाइटली वर्ड याद रखना है इसमें, स्लाइटली बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एमोज डज नॉट डीस्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। तो ये करने से कॉम्प्लेक्स डीस्टेबलाइज नहीं होगा। तो सिमिलरली E1G स्टार एमोज आर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए E1G स्टार एमोज आर ओनली स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, पूरे एंटी बॉन्डिंग नहीं है, स्लाइटली, स्लाइटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइटली बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग होने की वजह से डिस्टेबल नहीं होगा, और इस तरह से E1G स्टार है जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग होने की वजह से भी डिस्टेबल नहीं होगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड in E1G star in Cp2Co and Cp2Ni, they create 19-20 electron species. There is no significant loss in stability. तो स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सारे स्टेबल है, सारे स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो इतने
मतलब पूरे बॉन्डिंग नहीं है और पूरे नॉन बॉन्डिंग नहीं है और पूरे एंटी बॉन्डिंग भी नहीं कह सकते इनको। इंटरमीडिएट करेक्टर, स्लाइडली करेक्टर है, स्लाइडली करेक्टर होने की वजह से उसका इफेक्ट नहीं आएगा, एंटी बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, बॉन्डिंग का बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, नॉन बॉन्डिंग का नॉन बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, बॉन्डिंग में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, इसको ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके।